हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की हिस्ट्री का 10th चैप्टर डेट इज़ कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सी रूट्स, लैंड रूट, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, सिल्क रूट, उसके अलावा सदर्न रीजन में चोला, चेराज, पांड्याज, सेंट्रल एंड नॉर्थर्न रीजन में सुंगा डायनेस्टी, सातवाहन, इनके बारे में पढ़ेंगे। फॉरेन इन्वेजन में शाक्याज, पार्थिहाराज और कुशान्स के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज़्म के बारे में और हिंदू रिलीजन में जो भी चेंजेस हुए, भक्ति मूवमेंट, ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर यू रीड अबाउट द साउथ इंडिया हैविंग लिंक्स विद द मेडिटेरेनियन। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था कि जो साउथ इंडिया है उनका जो लिंक है वो मेडिटेरेनियन जो कंट्रीज़ है उनके साथ था। दिस वॉज एन एग्जाम्पल अबाउट वन ऑफ द लिंक विद द डिस्टेंट लैंड। ये एक एग्जाम्पल है डिस्टेंट लैंड का लिंक होने का। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड वॉज अ डिफ़िकल्ट प्रोपोर्शन इन द एरा बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मास एंड कंपासेस। दुनिया में अलग अलग जगहों को खोजना पहले एक उनका इन्वेंशन करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि पहले ना तो मैप थे और ना ही कंपास थे हमारे पास, और ना ही जो रूट है वो मार्क्ड किए जाते थे, गाइड्स नहीं थे। एंड ट्रैवलिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर विदाउट अ कॉमन लैंग्वेज, कॉमन फूड, मेडिकल सपोर्ट वॉज इंडीड अ हीरोइक टास्क। यानी कि हज़ारों किलोमीटर तक चलना, हमें उनकी भाषा नहीं पता, उनका फूड नहीं पता, मेडिकल सपोर्ट नहीं है हमारे पास, तो ये एक साहसपूर्ण काम होता था उस समय में। The routes were probably understood by the positions of sun and the moon and possibly also by the stars। तो जो रास्ता है वो चांद और सूरज की चाल से और तारों की रोशनी वगैरह, तारों से पता करते थे दिशाओं का। जर्नीज वर टायरसम, स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, समटाइम्स टेकिंग मंथ वन वे। तो जो यात्राएं होती थी वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती थी और कई कई महीने लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में ही। देर वर 3 फैक्टर्स विच लिंक द इंडियन किंगडम्स विद दोज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो 3 फैक्टर हैं जो भारत के राजाओं को दूसरी दुनिया से जो वर्ल्ड से जोड़ते हैं, और वो कारण क्या हैं, वो फैक्टर्स क्या हैं? ट्रेड, व्यापार, किंग्स एंड द रूलर्स एंड द मूवमेंट ऑफ द पिलग्रिम्स, यानी कि तीर्थ यात्रियों की मूवमेंट। ट्रेड रूट के बारे में जानते हैं। ट्रेडर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ट्रेडर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट और विश्व के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने में। इसमें सबसे मेन एग्जाम्पल आता है सी रूट का। The various maps on the sea route of this period shows how they traveled along shorelines of the earth's surface। तो जो बहुत सारे मैप हैं सी रूट के इस समय के, वो क्या शो करते हैं कि जो कैसे जो ट्रैवलिंग होती थी वो शोर लाइन यानी कि समुद्र के अर्थ सरफेस के किनारों किनारों पे से करते थे। द सी लिंक आर नोन टू एग्जिस्ट अबाउट 300 BCE। तो जो सी लिंक हुए यानी कि जो समुद्र रास्ते आपस में मिले तो वो 300 BCE के आसपास मिले। एविडेंस शोज दा, तो ये तथ्य बताते हैं, द कनेक्शन बिटवीन द ग्रीक एंड द रोमन्स हैविंग सम ऑफ द इंडियन शोर्स फ्रॉम द वेस्ट, कि भाई ग्रीक और रोमन्स का जो है कनेक्शन था इंडिया के जो शोर वाले इलाके हैं, यानी कि जो ये तटीय इलाके कोस्टल रीजन्स जो होते हैं उनके साथ कनेक्शन था। There is an evidence which suggests that there were some sea movement from the east as well। और कुछ एविडेंस बताते हैं कि ईस्ट से भी सी मूवमेंट होती थी, यानी कि इंडोनेशिया वगैरह की तरफ। Wherein the Chinese came all around the present day Indonesia and reached the Indian eastern coastline of India। तो जो चाइनीज़ हैं वो all around present यानी कि ऐसे घूम के और इंडिया के ईस्ट कोस्ट तक वो लोग आते थे। लैंड रूट्स, तो ये था सी रूट के बारे में। अब हम लैंड रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। द लैंड रूट कनेक्ट इंडिया टू बोथ टू द वेस्ट थ्रू द पास इन द हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस, टू द नॉर्थ इन द तिब्बत एंड चाइना थ्रू द हिमालय रेंजेस। तो वेस्ट से ये कैसे हिंद कुश माउंटेन से जुड़ता है, और नॉर्थ में कैसे हिमालयास से। ये हिंद कुश माउंटेन जहाँ से अलेक्जेंडर आए थे, ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है। और नॉर्थ से कैसे कनेक्ट होता था, तो हिमालयन रेंजेस से। द इंडस रिवर फ्लोइंग अक्रॉस द माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयाज वॉज अ रूट विच ट्रेडर्स एंड एक्सप्लोरर्स फॉलोड द नॉर्दर्न साइड। तो जो इंडस रिवर है जो माउंटेन रेंजेस से निकलती है हिमालयाज के, वो रास्ता बनाती है ट्रेडर्स के लिए और एक्सप्लोरर यानी कि जो खोज करते हैं रास्तों की, नॉर्दर्न साइड को खोजने के लिए। वेस्टर्न कोस्ट
बरूच वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग रीजन। तो जो बरूच है वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग रीजन था वेस्ट में। द ट्रेडर्स ब्रॉट वाइन, कॉपर, टीन, गोल्ड एंड सिल्वर कोइंस एज वेल एज द सेमी प्रीशियस स्टोन्स लाइक कोरल, टोपैज एक्सेट्रा। तो ये सब इन सब चीज़ों की ट्रेडिंग होती थी वेस्टर्न कोस्ट से। उसके अलावा दे टुक बैक परफ्यूम्स, हर्ब्स, आइवोरी, अगेट, कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक विद दैम। और ये अपने साथ क्या क्या लेके जाते थे? परफ्यूम्स, हाथी के दांत, सुलेमानी पत्थर, कॉटन, सिल्क, ये सब ये लोग इन सब का ट्रेड होता था वेस्टर्न कोस्ट से। द सर्दर्न रीजन ऑल्सो विजिटेड बाय द ग्रीक एंड रोमन ट्रेवलर्स। तो जो हमारा सर्दर्न रीजन है वो ग्रीक और रोमन ट्रेवलर्स के द्वारा विजिट किया गया था। द फाइंडिंग शोज डैट द पोट्री, बीड्स यानी कि मोती वगैरह, द क्रिस्टल्स वर ब्रॉट बाय दैम, सब उनके द्वारा लाए गए। कॉटन, क्लॉथ एंड वैरायटी ऑफ स्पाइसेस वर टेकन अवे इन द ट्रेड फ्रॉम हेयर। और कॉटन के क्लोथ्स, अलग अलग तरह के जो स्पाइसेस वगैरह हैं हमारे, वो यहाँ से लेकर जाए गए। ईस्टर्न कोस्ट पर द एविडेंस शोज डेट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट द चाइनीज ब्रॉट इन पॉटरी एंड सिल्क एंड बार्टर्ड विद द स्पाइसेस, गोल्ड एंड अदर मेटल्स फ्रॉम इंडिया। तो वो चाइनीज़ जो हैं वो पॉटरी और सिल्क लेकर आते थे और बदले में क्या लेके जाते थे? हमारे मसाले, गोल्ड और बहुत सारी अदर मेटल्स। कॉटन क्लॉथ वॉज एन ऑल्सो इन डिमांड फ्रॉम इंडिया। तो जो इंडिया का जो कॉटन क्लॉथ है वो बहुत डिमांड में था उस टाइम पर। सिल्क रूट के बारे में जानते हैं। ट्रेडर्स फ्रॉम चाइना ब्रॉट सिल्क क्लॉथ एंड गिफ्टेड इट टू द किंग्स एंड रूलर्स इन द किंगडम दे विजिटेड। तो जो चाइना के जितने भी ट्रेडर्स आते थे वो अपने साथ सिल्क के कपड़े लेके आते थे और उन राजाओं को वो गिफ्ट कर देते थे जिन राजाओं के किंगडम में वो विजिट करते थे। दिस रूट फ्रॉम चाइना थ्रू विच द सिल्क वॉज सेंट टू मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नोन एज सिल्क रूट। तो ये जो ग्रीन वाला है ये सिल्क रूट है। उसको जो चाइना से जो सिल्क लेके आना और अलग विश्व के अलग अलग हिस्सों में जाना, तो जो ये रास्ता था इसको सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। दी पॉपुलैरिटी ऑफ फाइन फैब्रिक वॉज इमेनस। तो इस कपड़े की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत बढ़ गई थी। किंग्स ऑफ द सेंट्रल एशियन रीजन वांटेड टू डोमेन्स द रूट दीज ट्रेडर्स टुक सो एज टू एबल चार्जेस, टैक्सेस एंड गेट रिच। तो जो सेंट्रल एशिया के जो राजा हैं वो इस रूट पर क्या करना चाहते थे? अपना डोमिनेट स्थापित करना चाहते थे ताकि वो टैक्स चार्ज कर सकें और अमीर बन सकें। किंग्स एंड रूलर्स, इसमें हम सर्दर्न रीजन के बारे में बात करते हैं। द संगम लिटरेचर टेल्स अस अबाउट लॉट ऑफ द सर्दर्न रूलर्स। इस टेल्स अस अबाउट द थ्री पावरफुल डायनेस्टीज द चोला, चेराज एंड पांड्याज। अगर साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है तो संगम लिटरेचर जो है वो हमें बहुत कुछ बताता है। इसमें तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, चोला, चेराज और पांड्याज। इनके बारे में करके पढ़ते हैं। चोलाज, दे वर रूलिंग इन द एरियाज ऑफ मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु। आज का जो आंध्र प्रदेश और नॉर्थ तमिलनाडु है वहाँ पर ये लोग थे। दिस किंगडम स्प्रेड ओवर द डेल्टा ऑफ द कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर का जो डेल्टा है वहाँ तक ये किंगडम फैला हुआ था। एंड एरियाज अराउंड अस, द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम वॉज यूरेयूर। तो यहाँ की कैपिटल का नाम क्या था? उरैयूर। द चेराज, ये था चोलाज। अब चेराज के बारे में पढ़ते हैं। चेराज, दिस डायनेस्टी रूल द रीजन ऑफ मॉडर्न डे केरला एंड एरियाज अराउंड। तो आज का जो केरला है वहाँ के आसपास और उसके आसपास का जो रीजन है वो चेराज का था। द कैपिटल सिटी वॉज कन्नौर ऑन द बैंक ऑफ द अमरावती रिवर। तो यहाँ इसकी कैपिटल का नाम था करूर, जो कि अमरावती रिवर के कहाँ पर था? किनारे पर था। दिस रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। जो अमरावती रिवर है वो कावेरी रिवर की क्या है? एक सहायक नदी है। दिस रीजन वॉज फेमस फॉर द वेराइटी ऑफ स्पाइसेस। ये किस चीज़ के लिए फेमस था? अलग अलग तरह के मसाले, जैक फ्रूट, आइवरी, प्रीशियस स्टोन्स, इन सब के लिए ये जो रीज़न है ये फेमस था। उसके बाद पांड्यास के बारे में पढ़ते हैं। द थर्ड पावरफुल डायनेस्टी वॉज डेट ऑफ द पांड्यास। तो इन दोनों के अलावा जो तीसरी पावरफुल डायनेस्टी थी उसका नाम क्या था? पांड्याज। दे रूल्ड द रीजन ऑफ मॉडर्न डे साउथ आंध्र प्रदेश एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु, ये वाला रीजन।
मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम। तो जो मदुरई थी वो यहाँ की कैपिटल थी। दिस किंगडम वॉज फेमस फॉर प्रिल्स, ये अपने मोती वगैरह के लिए फेमस था। मैगथनीज द ग्रीक स्कॉलर रोट दैट दिस किंगडम वॉज रूल्ड बाय अ वुमन who led a strong army for many years. This reason was the famous for art and literature. तो जो मैगथनीज हैं एक ग्रीक स्कॉलर, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है इस पांड्यास के बारे में कि इसको एक महिला जो है वो रूल्ड करती थी और उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी काफ़ी सालों तक, और जो ये रीज़न है वो आर्ट और लिटरेचर के लिए फेमस था। Although these regions were not attacked by foreign invaders, they did have battle among themselves. इस एरिया पर, इस वाले एरिया पर किसी भी फॉरेन अटैकर ने अटैक नहीं किया, फॉरेन इन्वेडर ने अटैक नहीं किया। इवन ये तीनों आपस में ही लड़ते रहे विद द इंटेंशन टू कैप्चर मोर टेरिटरीज। और क्यों क्या थी कि भाई हमारे पास ज़्यादा टेरिटरीज हो जाए, हमारे पास ज़्यादा ज़मीन हो जाए, इसीलिए ये आपस में ही लड़ते रहे। दिस वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नर्दर्न रीजन। ये जो साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है वो नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स ने हमला किया है, बल्कि जो साउथ इंडिया की हैं वो आपस में ही लड़े हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल एंड नर्दर्न रीजन के बारे में। बाय द एंड ऑफ द 3rd century BCE, व्हेन एम्परर अशोका एम्ब्रेस बुद्धिज्म एंड चूज नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स, इज आर्मी बिकम वीक। तो 3rd century BC के बाद जब अशोका ने बुद्धिज़्म को अपना लिया था और ये तय किया था कि वो आज उसके बाद कोई फाइट नहीं लड़ेंगे कलिंग के बाद, तो उनकी जो आर्मी है वो वीक हो गई थी। हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि जो सुंगा डायनेस्टी है वो मौर्यन डायनेस्टी के बाद आई थी, और सुंगा डायनेस्टी की वजह से ही मौर्यन डायनेस्टी जो है वो एक तरह से ख़त्म हो गई थी। इन द 2nd century BCE, Pushmitra Sunga defeated the last Mauryan ruler Barhidratha and took over the empire। तो जो लास्ट मौर्यन एम्पायर है उसको सुंगा डायनेस्टी यानी कि पुष्यमित्रा सुंगा ने क्या किया था, डिफीट किया था ही, और उनका एम्पायर को क्या कर लिया था, टुक ओवर कर लिया था। ही वॉज सून अटैक्ड बाय द ग्रीक रूलर्स फ्रॉम द वेस्ट ऑफ इंडस बट ही वॉज एबल टू डिफीट दैम। और उसके बाद पुष्यमित्रा सुंगा पर वेस्ट के ग्रीक रूलर्स ने आक्रमण किया था जो इंडस के वेस्ट में थे, लेकिन वो उसको डिफीट करने में हेल्पफुल हो गया था। दिस लेड हिम टू बिलीव इन हिज पावर एंड ही परफॉर्म्ड द अश्वमेध यज्ञ। जब पुष्यमित्रा सुंगा ने ग्रीक रूलर को हरा दिया उसके बाद उसको अपनी पावर पर भरोसा हुआ और उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। दिस डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओवर अ सेंचुरी इन लार्ज टेरिटरीज ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो जो मौर्यन एम्पायर जो कि पूरे भारत में फैला हुआ था, उसकी बहुत लार्ज टेरिटरीज पर इस डायनेस्टी ने काफ़ी सालों तक रूल किया। बट ग्रेजुअली पावरफुल गवर्नर्स एंड लोकल रूलर्स स्टार्टेड बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल एंड फॉर्म्ड देयर ओन किंगडम। लेकिन जो पावरफुल गवर्नर्स थे, लोकल रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप को पावरफुल बना लिया और अपने खुद के किंगडम्स जो हैं, छोटे छोटे राज्य जो हैं वो घोषित कर दिए थे। मैनी स्मॉलर इंडिपेंडेंट किंगडम्स बिकेन टू फॉर्म। बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स, इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन गए थे मौर्यन एम्पायर से, सुंगा डायनेस्टी से अलग होके। इन फाइटिंग अमंग द स्मॉलर किंगडम्स बिकेन एंड द डायनेस्टीज गॉट इन्वॉल्व इन द फाइटिंग दीज इंटरनल रिबेलियंस एंड बैटल्स। और ये जो डायनेस्टी है वो अपनी आंतरिक जो घात होते हैं या जो गृह युद्ध टाइप होता है उसमें फंस गया था, और किंगडम क्या हो गया था, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं सातवाहन्स के बारे में। द न्यू डायनेस्टी बिकम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजनल पावर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो जो सातवाहन है वो सेंट्रल इंडिया में डेवलप्ड हुए। दे रूल्ड फॉर द अबाउट 3 centuries। तो उन्होंने लगभग 300 सालों तक शासन किया। दे वर ऑल्सो नोन एज द आंध्राज, और इनको आंध्राज भी बोला जाता था। द सातवाहन एम्पायर वो स्प्रेड फ्रॉम मालवा रीजन इन द नॉर्थ टू कर्नाटक इन द साउथ। तो नॉर्थ में मालवा से लेकर साउथ में कर्नाटक तक इनका रीजन था। ये थी साउथ इंडिया। अब हम पढ़ते हैं द फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द अटैक्स इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन बाय अलेक्जेंडर। जो अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ था नॉर्थ वेस्ट से। द फॉरनर्स स्टार्टेड देयर अटेम्प्ट्स वंस अगेन टू कैप्चर टेरिटरीज इन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्ट रीजन। तो जो फॉरनर्स हैं उन्होंने काफ़ी अटैम्प्ट किए थे वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट रीजन को कैप्चर करने के लिए। द इंडो ग्रीक, द शाकाज, प्रतिहाराज, द कुशान्स वर द फॉरेन इन्वेडर्स। तो इसमें शाक्याज, प्रतिहाराज,
कुशान्स, ये सब फॉरेन इन्वेडर्स थे। दे ऑल बिलोंग टू एशियन ट्राइब्स बट दे मर्ज विद द इंडियन कल्चर। ये सब एशियन ट्राइब्स थी लेकिन बाद में इंडियन कल्चर में ही ये क्या हो गए थे, मर्ज हो गए थे। मैनी ऑफ देम एडोप्टेड इंडियन रिलीजन ऑफ बुद्धिज़्म, इसमें से बहुत सारों ने बुद्धिज़्म को अपना लिया था यहाँ आने के बाद। द इंडो ग्रीक किंग फ्रॉम बैक्टीरिया मियंडर ऑल्सो नोन एज मिलिंदा कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म। तो ये सब किस में कन्वर्ट हो गए थे, बुद्धिज़्म में। और किसके इन्फ्लुएंस में आकर, बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना के इन्फ्लुएंस में आकर इन सब ने क्या अपना लिया था, बुद्धिज़्म। This shows how after capturing territories, the kings were influenced by local religious beliefs। तो इससे ये साबित होता है कि टेरिटरीज़ को कैप्चर करने के बाद जो राजा है कैसे रिलीजियस बिलीफ से क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। द शाक्यास के बारे में अब हम पढ़ते हैं। शाक्यास वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आउट ऑफ दीज। तो इन सब में जो शाक्यास हैं वो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हैं। दे वर पावरफुल रूलर्स एंड रूल्ड फॉर नियरली 300 ईयर्स। लगभग 300 सालों तक इन्होंने शासन किया। देयर मोस्ट फेमस रूलर वॉज रुद्र दमन। देयर कैपिटल वॉज उज्जैन इन द सेंट्रल इंडिया। तो जो उज्जैन है MP में, वो इसकी कैपिटल थी रुद्रदमन की। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतिहारास के बारे में। प्रतिहंस द प्रतिहंस वो द पर्शियन ओरिजन। तो इनका ओरिजन कहाँ से हुआ था, पर्शियन से। दे हैड टेकन ओवर सम टेरिटरीज इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ पंजाब एंड सिंध विच फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द नर्दर्न पाकिस्तान टुडे। तो इन्होंने नॉर्थ वेस्ट की कुछ टेरिटरीज पंजाब और सिंध की कैप्चर कर ली थी जो आज के नॉर्थ पाकिस्तान में है। उसके अलावा गोंडो परनिहस वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर। हाउएवर दिस किंगडम वॉज नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर रहे लेकिन ये जो किंगडम है ये ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाया। राष्ट्रकूटास द कुशान्स के बारे में पढ़ते हैं। द कुशान्स वर द ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया हु केम इन फ्रॉम द वेस्ट। तो जो कुशान्स है वो सेंट्रल एशिया से आए थे, वेस्ट से। दे वर एबल टू डिफीट द इंडो ग्रीक। तो ये इंडो ग्रीक को डिफीट करने में एबल हो गए थे एंड लेटर डिफीटेड द शाक्याज एंड प्रतिहाराज। और बाद में शाक्याज और प्रतिहाराज को भी क्या कर दिया था, इन्होंने डिफीट कर दिया था। दे वर एबल टू कंट्रोल नियरली द होल ऑफ पंजाब। पूरे पंजाब पर लगभग इनका शासन था, पंजाब प्लेन्स पर, एक्सटेंडेड ओवर मॉडर्न डे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। दे रूल्ड फ्रॉम 15 CE टू 120 CE। कनिष्का वॉज देयर इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट किंग। तो जो कनिष्का हैं वो इनके इंपॉर्टेंट किंग रहे। ही रूल्ड अबाउट 42 ईयर्स। तो 15 CE से लेकर 120 CE यानी कि लगभग 42 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था पंजाब और अफगानिस्तान के रीजन पर। आर्ट और लिटरेचर में कनिष्का वॉज द ग्रेट किंग हु हैड लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द आर्ट एंड लिटरेचर। तो जो कनिष्क हैं उनका बहुत ही इंटरेस्ट था आर्ट और लिटरेचर में। द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज़ द फेमस आर्ट फॉर्म विच हैज़ ग्रीक लिंक टू इंडियन आर्ट। तो जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है इंडिया का, उसके लिंक किससे मिलते हैं, ग्रीक से मिलते हैं। उसके बाद जो बुद्ध चरिता इज़ अ फेमस बुक रिटर्न ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्का। तो जो बुद्ध चरित्रा जो बुक है वो भी कनिष्का के टाइम पर ही लिखी गई थी और इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो इस बुक का जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर में काफ़ी अच्छा खासा स्थान है। चरक अनदर आयुर्वेदा फिजिशियन वॉज अ जेवल्ड ऑफ हिज कोर्ट। तो जो चरक हैं वो आयुर्वेदिक फिजिशियन थे कनिष्का के कोर्ट में। हिज बुक चरक संहिता। तो उन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम रखा चरक संहिता। अनदर फेमस बुक ऑफ दोज टाइम्स एंड कंटीन्स द वैल्यूएबल सोर्स ऑफ नॉलेज ऑन आयुर्वेदिक स्टडीज़। तो आयुर्वेदिक स्टडीज़ के बारे में चरक संहिता जो है चरक की एक बुक है। Patanjali was another famous person who wrote about words and the grammars in his book महाभस्या। तो महाभस्या जो बुक है वो पतंजलि ने लिखी है। इसमें उन्होंने अपने वर्ड्स डाले, ग्रामर वगैरह डाली। उसके बाद करेंसी, मैनी कॉइन्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ द गोल्ड हैव बीन फाउंड फ्रॉम दिस पीरियड। तो बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं गोल्ड के इस टाइम के। दिस ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम दिस पीरियड शोज दैट इट वॉज अ प्रोस्पेरियस किंगडम। तो जो सोने के सिक्के हैं भाई, जिस किंगडम के पास सोने के सिक्के हैं तो हम मान सकते हैं कि वो किंगडम कैसा होगा, प्रोस्पेरियस किंगडम होगा। उसके बाद स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, भाई बुद्धिज़्म कैसे फैला। द कनिष्का बिकम अ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज़्म। तो जो कनिष्का हैं वो बुद्धिज़्म के फॉलोवर बन गए थे, बुद्धा के।
like अशोका की तरह ही started spreading the teaching of Buddhism but did not denounce another religion। तो उन्होंने बुद्धिज़्म का सम्मान करना स्टार्ट किया, लेकिन किसी और दूसरे धर्म का उन्होंने अनादर नहीं किया। He built monastery and stupas at many places। उन्होंने monasteries and स्तूपास बनाए बुद्धा के नाम पर बहुत सारी जगहों पर। Many statues of Buddha were made and established at different places। बुद्धा के बहुत सारे स्टैचूज़ बनाए और अलग अलग स्थानों पर लगाए गए। कनिष्का स्प्रेड अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म नोन एज महायाना। तो कनिष्का ने एक नए प्रकार के बुद्धिज़्म का मतलब वो करा स्प्रेड किया जिसको बोला गया महायाना। ही ऑल्सो स्प्रेड द थॉट्स ऑफ अदर होली पर्सन्स नोन एज बोधिसत्वास हु वर ऑल्सो वर्शिप्ड। तो उन्होंने भी अलग अलग जो होली पर्सन्स हैं उनकी जो थॉट्स हैं उसको भी स्प्रेड किया जिसको उन्होंने बोधिसत्वा बोला गया, और वो लोग भी पूजे जाते हैं। द झटका टेल्स रिलेटेड मैनी स्टोरीज अबाउट सच होली पर्सन। तो जो झटका टेल्स हैं वो इन्हीं होली पर्सन्स के बारे में स्टोरीज हम लोगों को बताती हैं। द बुद्धिस्ट सिस्टम्स आर डिवाइड। तो या इस टाइम पर जो बुद्धिज़्म है वो दो हिस्सों में बट गया था। वन सेक्ट वॉज नोन एज महायाना और द बिगर व्हीकल एंड द अदर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वॉज कॉल्ड द हीनयाना। यानी कि महायाना और हीनयाना ये दो सेक्ट जो है बुद्धिज़्म के डिवाइड हो गए थे। दोज फॉलोइंग द हीनयाना डिड नॉट बिलीव इन द आइडल वर्शिप। तो जो हीनयाना को मानते थे वो मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करते थे, और ये बोधिसत्वा में भी नहीं करते थे। वंस द सिल्क रूट वॉज एस्टेब्लिश। जब सिल्क रूट एस्टेब्लिश हुआ था, द ट्रेडर्स एंड अदर ट्रेवलर्स स्टार्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ मूविंग कार्नावाज। द हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स एंड पिलग्रिमेज ट्रेवल टू सी हाउ पीपल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लिव्ड एंड प्रोस्पेरियस। तो जैसे सिल्क रूट डेवलप्ड हुआ, जो लोग हैं, जो ट्रेवलर्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लग गए एक दूसरे को जानने के लिए कि वो कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन वगैरह करते हैं। They then took back things and thought to implement in their और kingdoms और settlement। और यहाँ से वो वही थॉट्स लेकर जाते थे और अपने किंगडम और सेटलमेंट में उसी सोच को, उसी कल्चर को क्या कर देते थे, इम्प्लीमेंट कर देते थे। Scholars and pilgrims, many of the invaders and their tribesmen who came from Central Asia converted to Buddhism। बहुत सारे invaders, ट्राइबमैन्स जो सेंट्रल एशिया से आए थे वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म थ्रू द सिल्क रूट एंड द सी रूट एक्सटेंडेड वाइड इनटू चाइना। तो बुद्धिज़्म का फैलना, सिल्क रूट का बढ़ना वाइड इनटू चाइना एंड मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज श्रीलंका। तो बुद्धिज़्म ना सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि श्रीलंका में भी फैल गया था बुद्धिज़्म। The various statues and other relics found in the different parts of the world are evidence that the teaching of Buddha spread wide and the people adopted Buddhism as their religion in many regions of the world। तो बहुत सारे स्टैचूज़, रिलाइक्स जो हैं वो ये बताते हैं कि बुद्धिज़्म जो है वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में फैल चुका था और बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो भी लोगों ने अपनानी स्टार्ट कर दी थी। Similarly, a few centuries later, there were many Chinese scholars and travelers who traveled through both land and sea route। तो बहुत सारे चाइनीज़ स्कॉलर्स एंड ट्रैवलर्स आए हैं इंडिया में, लैंड और सी रूट कोई लैंड रूट से आया, कोई सी रूट से आया, जैसे कि फाहेन, हुआंगसांग, आई सिंह आर सम ऑफ द फेमस चाइनीज़ ट्रैवलर्स हु विजिट एंड सीट ऑफ बुद्धिज़्म एंड लर्न टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म। तो उन्होंने इस बुद्धिज़्म की टीचिंग को अपनाया और सीखा। हिंदू रिलीजन में क्या क्या चेंजेस आए? वाइल बुद्धिज़्म वॉज स्प्रेडिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, द हिंदू रिलीजन वॉज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग। पीपल वर अडोप्टिंग भक्ति एज अ वे टू रिलीजन। भाई जैसे जैसे बुद्धिज़्म फैलता गया, हिंदू रिलीजन में भी बहुत सारे चेंजेस आए और लोगों ने भक्ति को अपनाया एक रिलीजन के रूप में। भक्ति मूवमेंट कैसे आया? द गोल ऑफ दिस पीरियड वॉज नॉट लिंक्ड विद द नेचुरल फिनोमिना। तो जैसे पहले जो पेड़ को पूजा, हवा को पूजा, पानी को पूजा, तो वो नेचुरल फिनोमेना, अब वो गॉड जो है वो नेचुरल फिनोमेना से लिंक्ड नहीं रह गए थे। एज वर प्रैक्टिस्ड इन द, जैसा कि वैदिक पीरियड में उन लोगों को पूजा जाता था। नो सेक्रीफाइस और कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स वर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म। ना तो कोई बलि दी गई और ना ही कोई कॉम्प्लेक्स रिचुअल को फॉलो किया गया। देयर वर नो बार ऑन हु कुड और नॉट डू भक्ति और डिवोशन टू द गॉड। उनके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं लगाई गई जो भक्ति नहीं करते हैं या भगवान को नहीं मानते हैं। दस दिस मॉडर्नेट फ्रॉम द रिलीजियस बिलीफ फाउंड फेवर विद मैनी हिंदूज एंड दे बिगेन टू कंसिडर दिस पाथ टू अचीव साल्वेशन। तो ये जो चेंज आया
हिंदुइज़्म में उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए रास्ता दिखाया कि भाई वो साल्वेशन जो है यानी कि जो सिद्धि है वो अटेन कर सकते हैं। आइडल वर्शिप केम इन टू बींग, मूर्ति पूजा जो है वो आ गई थी, एंड दिस कुड बी डन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ देयर होम्स एंड डिड नॉट रिक्वायर्ड बिग सेरेमनीज। और वो अपने घर में बैठकर भी मूर्ति पूजा कर सकती हैं, उसके लिए बिग सेरेमनीज या बड़े बड़े आयोजन करने की आवश्यकता नहीं रही। दिस फेज ऑफ हिंदुज़म इज़ ऑल्सो नोन एज भक्ति मूवमेंट। इसी फेज़ को हिंदुइज्म के अंदर भक्ति मूवमेंट बोला गया। डाइटीज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गॉड लाइक शिवा, विष्णु, गोडेसेस लाइक पार्वती, गौरी वर वर्शिप्ड। तो इसमें शिव, विष्णु, पार्वती, गौरी इन सब को पूजा जाने लगा, इन सब की मूर्तियों को। आइडल स्टार्टेड फाइंडिंग प्लेसेस इन टेम्पल्स, और इन सारी मूर्तियों के लिए मंदिर बनवाए गए, विच वर initially not as grand as the Buddhist monuments. The temples were usually small rooms or places वेयर पीपल कुड चैंट देयर प्रेयर्स। तो ये बुद्धिस्ट जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी तरह बहुत बड़े बड़े नहीं थे, इवन छोटे छोटे रूम्स थे, जगहें थी जहाँ पर लोग अपने भगवान को जप सकते थे। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म एंड ऑल्सो द स्प्रेड ऑफ हिंदू फिलोसफी कॉन्टिन्यूड साइड बाई साइड। बुद्धिज़्म और जो हिंदुज़्म की टीचिंग्स हैं वो साइड बाय साइड चलती रही। Although the popularity of Buddhism declined in India and it gained strength in another neighboring countries in a big way, लेकिन धीरे धीरे हिंदुइज़्म बढ़ता गया और जो बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स हैं वो इंडिया में कम होती गई। इवन जो नेबरिंग कंट्रीज़ है जैसे श्रीलंका, चाइना, नेपाल, इन सारी कंट्रीज़ में जो बुद्धिस्ट की जो टीचिंग्स वगैरह है वो बढ़ती चली गई। तो इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।